तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं रेनिगेड इमॉर्टल की एपिसोड 136 की नॉवल को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट ऑफिशियल एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि वांग लिन हुआंग डोंग को किल करने के बाद सीधे यूनशिया प्लैनेट की तरफ निकल चुका था और वहीं दूसरी तरफ हुआंग डोंग की मौत की खबर तुरंत हुआंग फैमिली तक पहुंच जाती है। एक मेन कल्टीवेशन प्लैनेट की इतनी बड़ी फैमिली के मेंबर का मारा जाना बहुत बड़ा मामला था। पूरे क्लैन में हलचल मच जाती है। जब हुआंग फैमिली का एंसेस्टर ये खबर सुनता है तो वो गुस्से से भर जाता है, लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक चमक आती है और वो रानियुन प्लैनेट से बदला लेने के प्रपोजल को रोक देता है। इसके बजाय वो ब्लड लाइन रिचुअल की डेट को आगे बढ़ा देता है। वो आदेश देता है कि जिस मेंबर की मौत हुई है वो हुआंग माई के अंडर था, इसलिए ब्लड लाइन रिचुअल के बाद हुआंग माई खुद इस मामले को हैंडल करेगी। कोई भी एंसेस्टर के इस फैसले का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। सभी जानते हैं कि वो हुआंग माई को अपनी ताकत दिखाने का मौका दे रहा है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाता। फिर वो एक और आदेश देता है कि रानियुन प्लैनेट को प्लैनेट सीलिंग फॉर्मेशन से सील कर दिया जाए ताकि वहां से कोई भी स्केप ना कर सके। इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही आसमान के रंग बदल जाते हैं और पूरा रानियुन प्लैनेट एक पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह हो जाता है। दूसरी तरफ लियू माई को जब हुआंग डोंग की मौत की खबर मिलती है तो उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आता, जैसे कोई मामूली चींटी मर गई हो। वो आसमान की तरफ देखती है और धीरे से कहती है कि रानियुन प्लैनेट, क्या ये मेरे लिए हुआंग फैमिली में अपनी ताकत दिखाने की बैटल होगी? वो आगे सोचती है कि उसके मास्टर ब्लड लाइन रिचुअल के दौरान अपनी कल्टीवेशन का एक हिस्सा उसे ट्रांसफर करेगा और इसकी कीमत ये होगी कि मास्टर की कल्टीवेशन 200 साल के लिए एक लेवल कम हो जाएगी, लेकिन बदले में लियू माई लेट स्टेज असेंडेंट के पीक तक पहुंच जाएगी और यिन यांग स्टेज तक पहुंचना उसकी अपने अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा। वो आगे सोचती है कि इसके बाद उसके और सुजाकू प्लैनेट वाले उस आदमी के बीच का अंतर और भी बढ़ जाएगा और भविष्य में जब वो सेकंड स्टेप में पहुंचेगी और उससे दोबारा मिलेगी तो वो आदमी उसके सामने एक चींटी जैसा होगा, ठीक हुआंग डोंग की तरह। ये सोचकर लियू माई हल्की मुस्कान देती है। उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत होती है कि देखने वालों का दिल रुक जाए। पास से गुजर रहे गार्ड्स उसे देखकर स्टन रह जाते हैं और उनकी आंखों में ऑब्सेशन और फिनेटिसिज्म भर जाता है, बिल्कुल हुआंग डोंग जैसा। वो धीरे से कहती है, 10,000 इल्यूजन हेवनली डेविल डाओ दुनिया की हर चीज को इल्यूजन में डाल सकता है। तभी उसके बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर से अजीब फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं जो रिजेंटमेंट से भरे होते हैं और धीरे धीरे बैग के अंदर फैलते हैं। लियू माई अपना हाथ बैग पर रखती है तो फ्लक्चुएशंस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन अंदर का रिजेंटमेंट और भी बढ़ जाता है। वो धीरे से कहती है, शांत रहो, तुम अभी बाहर नहीं आ सकते। फिर वो अपनी उंगली काटती है और खून बैग के अंदर डालती है और उसके चेहरे पर दर्द दिखाई देता है। धीरे धीरे फ्लक्चुएशंस पूरी तरह गायब हो जाते हैं और रिजेंटमेंट को जबरदस्ती दबा दिया जाता है। तभी उसके पीछे से एक पुरानी आवाज आती है और हुआंग फैमिली का एंसेस्टर प्रकट होता है। वो लियू माई के बैग को देखकर नाराज हो जाता है और कहता है कि मैंने पहले भी कहा था ये चीज बहुत खतरनाक है, तुम्हें इसके साथ नहीं खेलना चाहिए। लियू माई चुप रहती है। एंसेस्टर और गुस्से में कहता है कि इसे अभी खत्म कर दो, वरना ये तुम्हारा डाव हार्ट खराब कर देगा और तुम यिन यांग स्टेज कैसे पार करोगी। लियू माई शांत स्वर में कहती है, मास्टर, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, कृपया इस विषय पर और बात मत कीजिए। एंसेस्टर कुछ देर उसे देखता है और फिर गहरी सांस लेकर कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। दूसरी तरफ वांग लिन सिल्वर ड्रैगन पर बैठकर यूनशिया प्लैनेट की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। दूर से यूनशिया प्लैनेट पूरी तरह डार्क ग्रे दिखाई देता है क्योंकि वो एक बहुत घने फॉग से ढका हुआ है, इतना घना कि डिवाइन सेंस भी उसे पार नहीं कर सकता और उस फॉग के अंदर से डरावनी रोर्स सुनाई देती हैं, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो कि अंदर मत आओ। सिल्वर ड्रैगन वांग लिन को प्लैनेट के बाहर लाकर रुकता है और वांग लिन उस फॉग को ध्यान से देखता है। फिर वो अपना बैग ऑफ होल्डिंग थपथपाता है और 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन बाहर निकालता है जो तेजी से घूमने लगता है और एक पावरफुल स्पाइरल फोर्स बना देता है। इस फोर्स के साथ वांग लिन आगे बढ़ता है और फॉग के अंदर प्रवेश करता है। स्वॉर्ड फॉर्मेशन आगे रास्ता बनाता है और फॉग को हटाता जाता है, लेकिन फॉग इतना घना होता है कि खत्म ही नहीं होता। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे फॉग ने वांग लिन को निगल लिया हो और कोई भी गुजरने वाला ये नहीं समझ सकता कि अंदर कोई जा रहा है। वांग लिन शांत रहता है। स्वॉर्ड वॉटेक्स के कारण फॉग उसके पास नहीं आ पाता, लेकिन चारों तरफ सिर्फ ग्रे दिखाई देता है।
उसका डिवाइन सेंस भी ब्लॉक हो जाता है, इसलिए वो अपने इंस्टिंक्ट्स के सहारे नीचे की तरफ बढ़ता रहता है। काफी समय बाद फॉग धीरे धीरे पतला होने लगता है। वैंगलिन अपनी स्पीड बढ़ाता है और अचानक डेंस फॉग से बाहर आ निकलता है, लेकिन जो दृश्य उसके सामने आता है उसे देखकर उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। आसमान पूरी तरह फॉग से ढका हुआ है, जिससे सनलाइट जमीन तक नहीं पहुंचती और पूरा प्लैनेट अंधेरे में डूबा रहता है। हालांकि कल्टीवेटर होने के कारण उसे देखने में दिक्कत नहीं होती, जमीन पूरी तरह क्रैक से भरी होती है, जैसे बड़े बड़े मुंह सब कुछ निगलने के लिए खुले हों। पूरे प्लैनेट में डेथ ऑरा फैला होता है और ये किसी एक चीज से नहीं बल्कि पूरे प्लैनेट से निकल रहा होता है। जमीन पर सड़े हुए टेंटिकल्स फैले होते हैं जो धीरे धीरे हिल रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे जमीन पर बाल उगाए हों। ये दृश्य इतना डरावना होता है कि देखने वाले का दिल भारी हो जाए। चारों तरफ से रोर्स आती हैं और ज्यादातर आवाजें जमीन के अंदर से आती हैं। वैंगलिन सोचता है कि ये पूरी तरह एक बर्बाद कल्टीवेशन प्लैनेट है। वो अपनी डिवाइन सेंस फैलाकर मेटल वेन ढूंढने लगता है और उसे कई सिटीज के रुइंस दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जगह कभी बहुत प्रॉस्परस थी, लेकिन अब सब नष्ट हो चुका है। जमीन से निकले टेंटिकल्स उन रुइंस को लपेटे हुए हैं, जिससे ये दृश्य और भी डरावना बन जाता है। तभी अचानक सारे टेंटिकल्स रुक जाते हैं और तुरंत जमीन के अंदर गायब हो जाते हैं। इसी समय दूर होराइजन से एक जोरदार रोर सुनाई देता है और एक रेड क्लाउड तेजी से वैंगलिन की ओर बढ़ता है। उस रेड क्लाउड पर एक विशाल बीस्ट होता है, जिसका शरीर हजारों फीट लंबा होता है। उसका सिर ट्रायंगुलर होता है और उसका पूरा शरीर बालों से ढका होता है। वो ड्रैगन जैसा लगता है लेकिन ड्रैगन नहीं है, और स्नेक जैसा लगता है लेकिन उससे भी अलग है। जैसे ही वो पास आता है, आसमान का फॉग खुद बंटने लगता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ रास्ता बना रहे हों। वैंगलिन अपनी डिवाइन सेंस से उसे देखकर चौंक जाता है और बोलता है, मून गेजर सर्पेंट। वो बिना समय गवाए तुरंत जमीन के एक क्रैक में घुसकर अंडरग्राउंड चला जाता है और एंशिएंट गॉड तूसी की मेमोरीज उसके दिमाग में उभरती हैं, जिसमें बताया जाता है कि मून गेजर सर्पेंट एक पैरासाइट होता है जो एंशिएंट गॉड के शरीर में रहता है। जब एंशिएंट गॉड जीवित होता है तो ये उसके खून पर जीवित रहता है और उसके शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। और कभी कभी एंशिएंट गॉड्स इसे एक ट्रेजर की तरह इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन जब एंशिएंट गॉड मर जाता है तो आमतौर पर यह भी मर जाता है। हालांकि बहुत ही रेयर केस में ये जीवित बच जाता है और शरीर से बाहर निकल आता है। और जितना शक्तिशाली एंशिएंट गॉड होगा उतना ही शक्तिशाली ये सर्पेंट होगा। वैंगलिन ये सोचकर हैरान हो जाता है कि अगर यहाँ मून गेजर सर्पेंट मौजूद है तो क्या यहाँ किसी एंशिएंट गॉड के अवशेष हैं? लेकिन अगर ऐसा है तो ऑलथेन स्टार सिस्टम में किसी ने इसे पहचाना क्यों नहीं? वो जमीन के अंदर छिपकर रेड क्लाउड को दूर जाते हुए देखता है और सोच में पड़ जाता है। इसी समय अलायंस स्टार सिस्टम के एक साधारण कल्टीवेशन प्लैनेट पर दो महिलाएं रंगीन कपड़ों में एक मॉडल कंट्री की कैपिटल में प्रवेश करती हैं। उनके दाहिने हाथ के ऊपर चमकते हुए लाइट बॉल्स होते हैं, जिनसे पावरफुल किलिंग ऑरा निकल रही होती है। वो आसमान में तैरते हुए चिल्लाती हैं, सितुनान बाहर आओ। तभी एक आदमी गाली देते हुए बाहर निकलता है और बिना देखे भागने लगता है। वो सितुनान होता है। महिलाएं चिल्लाती हैं कि सेक्ट मास्टर का आदेश है, तुम वांटेड हो और तुम भाग नहीं सकते। सितुनान गुस्से में जवाब देता है कि उस लड़की से कह देना, अगर उसने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं उसकी हरकतों को 10,000 जेड्स पर उकेर कर पूरे अलायंस स्टार सिस्टम में फैला दूंगा। और वो कहता है कि उसे लगभग 100 साल से पीछा किया जा रहा है, जिससे वो बहुत परेशान हो चुका है। दोनों महिलाएं अपने लाइट बॉल्स को मिलाती हैं और वो एक सुंदर महिला के रूप में बदल जाते हैं। वो महिला एक कदम आगे बढ़ती है और अपना हाथ उठाती है, जिससे आसमान अंधेरा हो जाता है और धरती कांपने लगती है और पूरा वातावरण कंप्रेस होने लगता है। सितुनान एक अजीब आवाज निकालता है और उसके शरीर के अंदर से फ्लेम उठती है। वो तेजी से बाहर निकलता है लेकिन खून की उल्टी करता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो चिल्लाता है कि अगर उसे मजबूर किया गया तो वो पूरे अलायंस स्टार सिस्टम में उसकी बदनामी फैला देगा, और कहता है कि वो अपना वादा जरूर निभाएगा। फिर वो और खून खांसते हुए तेजी से भागता है और मन ही मन तय करता है कि वो फिर से क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाएगा और जब तक निर्वाणा स्क्रायर स्टेज तक नहीं पहुंचेगा तब तक बाहर नहीं आएगा। 1000 इल्यूजन प्लैनेट के साउथ पार्ट पर पूरा कंट्रोल हुआंग फैमिली का था। वहीं एक गहरा स्थान था जिसे इल्यूजन मून पूल कहा जाता था, और यहीं ब्लड लाइन रिचुअल होने वाला था। पूल का सारा पानी पहले ही हुआंग फैमिली के एंसेस्टर द्वारा हटा दिया गया था और अब वहां सिर्फ एक गहरा गड्ढा बचा था। एंसेस्टर उसी के ऊपर हवा में तैर रहा था और उसका चेहरा बेहद गंभीर था। उसके नीचे हजारों नहीं बल्कि 10,000 हुआंग फैमिली के लोग खड़े थे। सब पूरी तरह चुप,
कई किलोमीटर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर एक एक करके क्लैन मेंबर्स आगे बढ़ते हैं, गड्ढे के किनारे पहुंचकर अपने हाथ को काटते हैं और खून बहाते हैं। जैसे ही पर्याप्त खून निकल जाता है, उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं और वो उदास भाव के साथ पीछे हट जाते हैं। धीरे धीरे हजारों लोगों का खून उस गहरे गड्ढे को भरने लगता है। गहरा लाल रंग और खून की गंध पूरे इलाके में फैल जाती है। हालांकि इतने लोगों का खून भी उस गड्ढे को पूरी तरह भरने के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन उसमें काफ़ी मात्रा में खून जमा हो चुका था। आखिर में खुद हुआंग फैमिली का एंसेस्टर आगे आता है। वो बिना हिचकिचाए अपनी कलाई काटता है और सबसे ज़्यादा खून बहाता है। उसका चेहरा भी धीरे धीरे पीला पड़ जाता है। फिर वो अपना हाथ रोकता है, सील बनाता है और धीरे से कहता है, मेल्ट। जैसे ही ये शब्द निकलता है, गड्ढे के अंदर एक वॉर्टेक्स बनता है जो धीरे धीरे घूमने लगता है और हजारों लोगों का खून आपस में मिलकर एक हो जाता है, जिसे अलग करना नामुमकिन हो जाता है। ये ब्लड लाइन रिचुअल दरअसल हजारों हुआंग फैमिली मेंबर्स के खून को रिफाइन करके सबसे शुद्ध ब्लड निकालता है। फिर उसे 1000 ब्लड रून्स में बदलता है और उन रून्स को एक व्यक्ति के शरीर पर इम्प्रिंट किया जाता है और आखिर में उस व्यक्ति के शरीर से उसका ओरिजिनल ब्लड पूरी तरह निकाल दिया जाता है। एंसेस्टर की आंखों में गहराई दिखती है और वो गंभीर आवाज में कहता है, हुआंग मी। तभी लियू मेई भीड़ से बाहर आती है। उसका सफेद वस्त्र उसे एक पवित्र ऑरा देता है। एंसेस्टर उसे देखता है और कहता है, ब्लड पूल में प्रवेश करो और ध्यान से कल्टीवेट करो। लियू मेई सिर हिलाती है और धीरे धीरे उस ब्लड पूल की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो बिना वस्त्र के अंदर उतरती है, खून की तेज गंध उसे घेर लेती है। वो हल्का सा भौं से कोड़ती है, लेकिन बिना रुके आगे बढ़ती है। खून धीरे धीरे उसके घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर छाती तक और आखिर में उसके पूरे शरीर को ढक लेता है। कुछ ही पल में वो पूरी तरह पूल के अंदर गायब हो जाती है। अब बाहर सिर्फ घूमता हुआ वॉर्टेक्स दिखाई देता है। एंसेस्टर गहरी सांस लेता है और तेजी से सील्स बनाना शुरू करता है। काउंटलेस सील्स उसके हाथ से निकलकर ब्लड पूल में गिरते हैं। उसके शरीर से एक पावरफुल ऑरा निकलती है जो चारों तरफ फैलती जाती है। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है, ब्लड पूल उबलने लगता है और वॉर्टेक्स और तेज घूमने लगता है। काफी समय बाद एंसेस्टर की आंखें चमक उठती हैं और वो जोर से कहता है कि बहुत समय पहले हुआंग फैमिली का एंसेस्टर थंडर सेलेस्टियल रेल्म का सेलेस्टियल था। भले ही वो रेल्म नष्ट हो चुका हो, लेकिन ब्लड लाइन अभी भी मौजूद है और आज इस रिचुअल के जरिए उस ब्लड लाइन को रिफाइन किया जाएगा ताकि हुआंग फैमिली की फ्यूचर ग्लोरी और बढ़ सके। फिर वो एक कॉम्प्लेक्स स्पेल बोलता है जो तुरंत इम्प्रिंट्स में बदलकर ब्लड पूल में चला जाता है। वो चिल्लाता है, ब्लड लाइन अपीयर, और उसी पल पूरा ब्लड पूल रुक जाता है। फिर एक जोरदार आवाज के साथ खून एक पिलर में बदल जाता है। अगले ही पल वो पिलर टूटकर हजारों ब्लड रून्स में बदल जाता है जो हवा में तैरने लगते हैं। गड्ढे के बीच लियू में लोटस पोजीशन में बैठी होती है। उसकी आंखें बंद होती हैं। एंसेस्टर गहरी सांस लेता है, अपना हाथ उठाता है और उसकी तरफ इशारा करता है। तुरंत लियू में के माथे पर एक घाव खुल जाता है और उसमें से खून बहने लगता है। जैसे जैसे खून निकलता है, उसका चेहरा और पीला होता जाता है। तभी आसमान में तैरते ब्लड रून्स में से एक नीचे आता है और उसके शरीर पर इम्प्रिंट हो जाता है। फिर लगातार हजारों रून्स नीचे गिरते हैं और उसके पूरे शरीर को ढक लेते हैं। उसके शरीर का हर हिस्सा ब्लड रून्स से भर जाता है। एंसेस्टर की आंखें सिकुड़ती हैं। वो आगे बढ़ता है और उसके सामने आकर अपना हाथ उठाता है। उसके हाथ में एक रहस्यमयी रोशनी प्रकट होती है जो हर पल बदलती रहती है। जो भी उसे देखे, उसे अपनी पूरी जिंदगी के सारे पॉसिबिलिटीज दिखाई देने लगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक, बीमारी, प्रेम, घृणा, सब कुछ। यही हुआंग फैमिली एंसेस्टर का डाओ है, 10,000 इल्यूजन आइडेंटिटी लेस डाओ। वो अपना हाथ लियू में के माथे पर रख देता है। उसका पावरफुल डाओ सीधे लियू में के ओरिजिन सोल में प्रवेश करता है और साथ ही उसकी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी भी बिना रुके लियू में के शरीर में बहने लगती है। असेंडेंट स्टेज के पीक तक पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो बहुत विशाल होती है। फर्स्ट स्टेप कल्टिवेटर्स या इन यांग स्टेज वाले भी ये नहीं कर सकते। सिर्फ सेकंड स्टेप कल्टिवेटर्स ही ऐसा कर सकते हैं और हुआंग फैमिली एंसेस्टर अर्ली स्टेज निर्वाणा स्क्रायर लेवल का कल्टिवेटर था। वो अपनी एनर्जी और डाओ दोनों लियू में को ट्रांसफर करता है क्योंकि वो चाहता है कि लियू में फ्यूचर में हुआंग फैमिली को लीड करे। लियू में का शरीर कांपता है और उसके शरीर पर लगे सारे ब्लड रून्स अंदर समा जाते हैं और हुआंग फैमिली का ब्लड बनकर उसके अंदर फ्लो करने लगते हैं और उसका ओरिजिनल ब्लड बाहर निकाल देते हैं। उसी समय उसका ओरिजिन सोल चमकने लगता है और तेजी से मजबूत होता है। अर्ली स्टेज असेंडेंट, मिड स्टेज असेंडेंट, लेट स्टेज असेंडेंट और फिर पीक लेट स्टेज असेंडेंट, ये सब कुछ बहुत कम समय में हो जाता है। आसपास खड़े हजारों लोग जेलसी से उसे देखते हैं क्योंकि असेंडेंट स्टेज तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है और पीक तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं। लेकिन लियू में ने ये सब कुछ ही समय में हासिल कर लिया। एंसेस्टर का शरीर कमजोर हो जाता है, उसका हाथ सिकुड़ जाता है और वो बूढ़ा दिखने लगता है।
वो पीछे हटता है, उसकी आंखों की चमक भी कम हो जाती है। वो लियू मे से कहता है कि आज से तुम हुआंग फैमिली की सदस्य हो और तुम्हारे अंदर हुआंग फैमिली का ब्लड बह रहा है। अब मुझे क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना होगा और इस दौरान तुम्हें इन यांग स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। लियू मे उसकी तरफ देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती, बस सिर हिलाती है। एंसेस्टर हंसता है और कहता है कि 10,000 इल्यूजन हेवनली डाओ सेकंड स्टेप में कैसा बदलाव लाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिर वो गायब हो जाता है और उसकी आवाज गूंजती है कि रान यून प्लैनेट जाओ और अपनी पहली लड़ाई में अपना नाम बनाओ। लियू मे बिना किसी को देखे हवा में उठती है और अकेली ही रान यून की ओर निकल जाती है। इधर जमीन के अंदर वांग लिन अभी भी मून गेजर सरपेंट को देखकर शॉक में होता है। वो सोचता है कि ये क्रीचर निर्वाणा स्क्रायर लेवल के बराबर है, लेकिन जब तक इसे प्रोवोक न किया जाए ये अटैक नहीं करेगा। उसे याद आता है कि इस सरपेंट के 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म जिसमें वो अभी था और अटैक नहीं करता, दूसरा फॉर्म जिसमें उसके बाल सिकुड़ जाते हैं और ये शेप बदल सकता है और ये आमतौर पर उसकी स्लीपिंग स्टेट होती है, तीसरा फॉर्म उसका अटैक फॉर्म होता है जिसमें उसके बाल फैल जाते हैं और वो बेहद खतरनाक हो जाता है। वांग लिन डिसाइड करता है कि इसे इग्नोर करना ही बेहतर है और वो मेटल वेन ढूंढने पर फोकस करता है। वो तेजी से जमीन के अंदर आगे बढ़ता है, अर्थ एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसके आसपास की मिट्टी से एक चिपचिपा लिक्विड निकलता रहता है, लेकिन उसकी सेलेस्टियल एनर्जी उसे बचाए रखती है। उसे ये जगह अजीब लगती है। वो अपनी डिवाइन सेंस फैलाता है और कुछ डेंजरस फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करता है। आखिरकार उसकी डिवाइन सेंस पूरे प्लैनेट को स्कैन कर लेती है और उसे प्लैनेट के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल मेटल वेन दिखाई देता है जो बहुत दूर तक फैला हुआ है और उसका एक सिरा सरफेस से बाहर निकला हुआ था, जिससे हुआंग फैमिली को इसका पता चला था। लेकिन वांग लिन को शक होता है क्योंकि ये वेन छिपा हुआ नहीं है और कोई भी असेंडेंट कल्टीवेटर इसे आसानी से ढूंढ सकता है। उसे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वो ध्यान से जांचता है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फिर वो डिसीजन लेता है और अपने सामने की जमीन को फाड़कर सीधे उस वेन के डीपेस्ट हिस्से में पहुंच जाता है। वहां उसे एक विशाल वेन दिखाई देता है जो गोल्डन लाइट से चमक रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रैगन पूरे प्लैनेट के चारों ओर लिपटा हुआ हो। वांग लिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है लेकिन उसके दिल में अभी भी शक बना रहता है क्योंकि मून गेजर सरपेंट को देखने के बाद से उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है। वांग लिन के दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं कि आखिर मून गेजर सरपेंट यहाँ क्यों है और इतना बड़ा मेटल वेन इतने समय से खुले में होने के बावजूद किसी ने इसे लिया क्यों नहीं। वो वेन को ध्यान से देखता है लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करता क्योंकि सालों की सावधानी ने उसे हर चीज पर शक करना सिखा दिया था। उसे महसूस होता है कि यहाँ बहुत सारे रहस्य छिपे हैं और अगर उसने जरा सी भी गलती की तो वो किसी अकल्पनीय खतरे में फंस सकता है। अपने दिल की उस इच्छा को दबाते हुए जो तुरंत उस मेटल वेन को लेने के लिए कह रही थी, वांग लिन धीरे धीरे उस वेन के चारों ओर घूमकर निरीक्षण करता है और उसके मन में कंफ्यूजन और भी बढ़ता जाता है। उसकी नज़र में ये मेटल वेन कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है क्योंकि शुरू से अंत तक इसकी मोटाई लगभग एक जैसी है। वो सोचता है कि अगर ये नेचुरली बना होता तो ऐसा होना नामुमकिन था, बल्कि ये किसी लंबी हड्डी जैसा लग रहा है। ये सोचते ही उसका शरीर रुक जाता है और उसकी आंखों में अजीब चमक आ जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो सोचता है कि क्या ये सच में किसी अनजान शक्ति की छोड़ी हुई हड्डी हो सकती है। वो हैरान रह जाता है कि आखिर कैसा जीव होगा जिसकी हड्डी खुद एक मेटल वेन जैसी हो। वो थोड़ा और आगे बढ़कर उसे फॉलो करता है, तभी अचानक जमीन कांपने लगती है और चारों ओर से अजीब फ्लक्चुएशंस ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। वांग लिन तुरंत अपनी सारी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी करता है और उसकी आंखों में डर झलकने लगता है। उसकी डिवाइन सेंस अभी भी फैली होती है और वो साफ देखता है कि अनगिनत टेंटिकल्स उस वेन से निकलकर जमीन के अंदर फैल रहे हैं और फिर सरफेस के क्रैक्स से बाहर निकलकर हिलने लगते हैं। ये देखकर वो एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन तुरंत नीचे मेटल वेन की तरफ देखता है और उसके दिमाग में एक जानी पहचानी सी भावना आती है। वो धीरे से सोचता है कि ये दृश्य कहीं देखा हुआ लगता है। अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो समझ जाता है कि पूरे प्लैनेट पर फैले ये टेंटिकल्स ऐसे लग रहे हैं जैसे इस प्लैनेट पर बाल उगाए हों, और उसे तुरंत मून गेजर सरपेंट की सेकंड फॉर्म याद आती है जिसमें उसके सारे बाल अंदर खिंच जाते हैं और वो स्लीप स्टेट में होता है। इसी बात को जोड़ते हुए उसके दिमाग में एक खतरनाक रियलाइजेशन आता है कि क्या ये पूरा युनशाया प्लैनेट ही एक विशाल मून गेजर सरपेंट है। ये सोचकर वो गहरी सांस लेता है और उस मेटल वेन को घूरता है। अब उसे सांस समझ आ जाता है कि ये कोई मेटल वेन नहीं बल्कि असल में मून गेजर सरपेंट की हड्डी है। उसका दिल ठंडा पड़ जाता है और वो सोचता है कि अगर उसने पहले ही इस वेन को निकालने की कोशिश की होती तो शायद उसी पल ये मून गेजर सरपेंट जाग जाता और वो तुरंत मारा जाता। भले ही ये पूरी तरह जागता नहीं, लेकिन एक पल के लिए भी जागना किसी भी इंसान को खत्म करने के लिए काफी था।
अब उसे समझ आ जाता है कि इतने सालों में किसी पावरफुल कल्टीवेटर ने इसे लेने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि वो लेना नहीं चाहते थे ऐसा नहीं, बल्कि वो हिम्मत ही नहीं कर सके। उसे यकीन होता है कि कई लोग पहले यहाँ आए होंगे लेकिन सब मारे गए होंगे। वो हुआंग फैमिली के उस आदमी को याद करता है जिसने सिर्फ सरफेस से थोड़ा सा हिस्सा लिया और तुरंत भाग गया, क्योंकि अगर उसने ज्यादा लिया होता तो मून गेजर सरपेंट जाग जाता। शायद उसमें थोड़ी किस्मत भी शामिल थी, क्योंकि कभी कभी बहुत छोटा सा डिस्टर्बेंस भी इसे जगा सकता था। वैंग लिन के दिमाग में सैकड़ों विचार एक साथ घूमने लगते हैं और वो समझ जाता है कि उसे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए और इस खतरनाक चीज के बारे में और नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी वो उस बोन को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वो सोचता है कि उसे पूरा बोन चाहिए, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो मून गेजर सरपेंट पूरी तरह जाग जाएगा और अटैक फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें उसकी मौत तय है। फिर भी उसका मन इसे छोड़ने को तैयार नहीं होता और वो गहरी सांस लेकर सोचता है कि उसके पास एक एडवांटेज है, क्योंकि एंशिएंट गॉड ही इन पैरासाइट्स को सबसे अच्छे से जानते थे और उसके पास एंशिएंट गॉड की मेमोरीज हैं। उसे याद आता है कि ये क्रीचर्स सिर्फ एंशिएंट गॉड के खून पर जीवित रहते हैं और इनके टेंटिकल्स इनके सबसे सेंसिटिव अंग होते हैं। वो सोचता है कि क्या कोई तरीका हो सकता है जिससे वो इस बोन को ले सके बिना इसे जगाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक आ जाती है। वो याद करता है कि जब उसने सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट्स खाए थे तो वो एक तरह की मैडनेस में चला गया था और उस हालत में अगर कोई उसकी हड्डियां भी निकाल लेता तो शायद उसे पता भी नहीं चलता। इसी सोच से वो आइडिया बनाता है कि अगर वो इस मून गेजर सर्पेंट को उसके स्लीप स्टेट में इल्यूजन में डाल दे तो शायद वो इसकी हड्डी निकाल सकता है। वो कुछ देर और सोचता है, लेकिन फिलहाल वो इस रिस्क को लेने के लिए तैयार नहीं होता और एक कदम में सरफेस पर आ जाता है। फिर टेलीपोर्ट करके प्लैनेट यूनशाया से बाहर निकल जाता है और स्टार कंपस निकालकर वहां से दूर चला जाता है। दूर जाते हुए वो पीछे मुड़कर प्लैनेट को देखता है और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय दिखाई देता है। वो खुद से कहता है कि उसे ये मून गेजर सर्पेंट का बोन जरूर चाहिए और वो ऐसा ड्रग बनाएगा जो इसे नंब कर सके, लेकिन इतना बड़ा सर्पेंट होने के कारण उसे बहुत ज्यादा मात्रा में उस ड्रग की जरूरत होगी। वो ये भी समझता है कि कोई सामान्य इंसान इसे खिला नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ एंशिएंट गॉड का खून ही स्वीकार करता है। लेकिन उसके पास एंशिएंट गॉड टैक्टिक है जिससे वो इसे कंट्रोल कर सकता है। सिल्वर ड्रैगन स्टार्स के बीच उड़ता जाता है और वैंग लिन उदास चेहरा लिए बैठा रहता है, क्योंकि ये पूरा सफर बेकार गया। उसे लगा था कि वो हेवन डिफाइंग बीड पूरा कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो खुद को समझाता है कि उसने पहले ही 800 साल इंतजार किया है, तो थोड़ा और सही, और जब उसके पास पर्याप्त सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट्स होंगे तब वो वापस आएगा। साथ ही वो सोचता है कि इतना विशाल मून गेजर सर्पेंट आखिर कितने शक्तिशाली एंशिएंट गॉड से जुड़ा होगा, और ये भी कि ये क्रीचर अनगिनत सालों से सोया हुआ है, क्योंकि इसकी सतह पर सिटीज के रूइंस तक बन गए हैं। फिर वो कल्पना करता है कि अगर ये जाग गया तो इसकी शक्ति कितनी भयानक होगी, और शायद लिंग तियन हो और ऑल सीयर जैसे लोग भी इससे डरकर भाग जाएं। वो हल्की सी मुस्कान देता है और सोचता है कि अगर वो इसे कंट्रोल कर पाता तो अलायंस स्टार सिस्टम में ले जाकर क्या ही दृश्य होता, लेकिन ये सिर्फ अपने असली मालिक की ही बात मानता है, इसलिए ये संभव नहीं। इसके बाद वो स्टार कंपस को रैनयून प्लैनेट की ओर मोड़ता है और तेजी से वहां की ओर बढ़ता है। दूसरी तरफ रैनयून प्लैनेट पर रैन फैमिली का एंसेस्टर केयरफ्री सैंड्रिन और सुन सी आसमान की ओर देखते हैं और उनके चेहरे गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्लैनेट सीलिंग फॉर्मेशन का एहसास हो जाता है। सुन सी कड़वाहट के साथ कहता है कि हुआंग फैमिली ने ये कदम उठा लिया है। केयरफ्री सैंड्रिन कहता है कि अगर वो सीधे हमला करना चाहते तो अब तक कर चुके होते, इसलिए ये कुछ और है। रैन फैमिली एंसेस्टर सोचकर कहता है कि ये सब हुआंग मे के लिए किया गया है ताकि वो अपनी ताकत दिखा सके। सुन सी की आंखों में ठंडक आ जाती है और वो समझ जाता है कि हुआंग फैमिली उन्हें खत्म करना चाहती है और ये फॉर्मेशन उन्हें भागने से रोकने के लिए है। रैन फैमिली एंसेस्टर बताता है कि उन्होंने पहले ही अपने टैलेंटेड लोगों को बाहर भेज दिया है ताकि उनकी ब्लड लाइन खत्म ना हो, लेकिन पूरा क्लैन बचाना संभव नहीं था। केयरफ्री सैंड्रिन कड़वाहट से मुस्कुराता है। सुन सी उम्मीद जताता है कि शायद वैंग लिन वापस आ जाए, लेकिन रैन फैमिली एंसेस्टर गुस्से में कहता है कि अगर वो वापस नहीं आया तो वो उसे भी इस मामले में घसीटेगा, क्योंकि उसने पेमेंट ली थी। केयरफ्री सैंड्रिन चुप रहता है और सुन सी कहता है कि अगर वो आ भी गया तो क्या करेगा, क्योंकि हुआंग फैमिली एंसेस्टर सेकंड स्टेट में है और उसे कोई नहीं रोक सकता। तीनों पछतावे में डूब जाते हैं, क्योंकि ये सब 4 साल पहले के कर्मों का परिणाम था। तभी अचानक रैन फैमिली एंसेस्टर का चेहरा बदल जाता है और वो कहता है कि वो आ गई। तीनों आसमान की ओर देखते हैं और एक भारी दबाव महसूस करते हैं। उसी समय प्लैनेट के बाहर लियू मेई वस्त्र पहनकर कदम रखते हुए अंदर आती है और प्लैनेट सीलिंग फॉर्मेशन पार करते ही अपनी डिवाइन सेंस फैलाकर सीधे उन तीनों को लॉक कर लेती है। उसका चेहरा पूरी तरह शांत होता है और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है।
रैन फैमिली एंसेस्टर धीमी आवाज में कहता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया है और अब जब अंत सामने है तो क्यों ना पूरी ताकत से लड़ें। केयरफ्री सैंड्रिन हंसते हुए कहता है कि अगर वो अपनी सोल जला रहा है तो वो भी साथ देगा। सुन सी भी मुस्कुराता है और कहता है कि जो जीवन भर कल्टीवेशन करता है वो कभी पीछे नहीं हटता। तीनों की बैटल इंटेंट आग की तरह भड़क उठती है जो पूरे प्लैनेट पर फैल जाती है और तभी लियू मेई की सुंदर आकृति आसमान से उतरती है। वो तीनों को देखकर शांत स्वर में कहती है कि ये अपनी ओरिजिन सोल्स जला रहे हैं। उसकी आवाज इतनी मधुर होती है जैसे बसंत की हवा और उसमें एक रहस्यमयी शक्ति छिपी होती है। केयरफ्री सैंड्रिन उसकी ओर देखता है और उसकी आंखों की आग धीरे धीरे बुझने लगती है और इसी के साथ एक अजीब सा मोह भरने लगता है। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, सपोर्ट बनाए रखना और हमेशा मस्त रहना।